बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। नया दिन में रोज़ाना एक सेगमेंट हम करते हैं हराम खोरोशिया। रोज़ाना जिक्र करते हैं किसी शहर की कोई कहानी आपके सामने लेकर आते हैं कि कहाँ पर हो रही है नाजायज़ मुनाफाखोरी। कोशिश करते हैं बेनकाब करें, लेकिन क्या वजह है कि असर नहीं पड़ रहा? क्योंकि कुछ जुमले हैं जो कि रोज़ाना सुनने को मिलते हैं। वो जुमले हैं क्या? काम चल रहा है, चलने दो। सिस्टम है, मत छेड़ो। ये एक सोच है, एक नज़रिया है, एक पॉलिसी है, और 70 साल से ज़्यादा हमने इसी पॉलिसी की वजह से गंवा दिए। शहर में महंगाई है, चीज़ें महंगी मिलती हैं, लिस्ट पुरानी है, रोज़ाना की कोई नई कहानी है, मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। जब सवाल हो कि भैया कार्रवाई क्या हुई, तो जवाब मिलता है हम तो मार्केट गए, हम तो फील्ड में गए, हमने कार्रवाई की, चालान किया, जुर्माना किया। कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? एक रेडी वाले के खिलाफ तो हो जाती है, लेकिन कार्रवाई होनी किसके खिलाफ चाहिए? ज़ख़ीरा अंदोज़ के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, मिडल मैन के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है, जिसकी वजह से अवाम पिस रही है, जिसकी वजह से किसान का इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन लगता यह है कि इंतज़ामिया खामोश है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब हों, कमिश्नर साहब हों, वज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों, लगता यह है कि सब सुकून से कुर्सी पर बैठे हैं, AC की ठंडी हवा ले रहे हैं, क्योंकि काम चल रहा है, सिस्टम है ऐसा, और कहते यही है चल रहा है, चलने दो, सिस्टम को ना छेड़ो। बिल्कुल। और ये अब की नहीं, ये बहुत पुरानी सोच है, और ये सोच इतनी पुख्ता हो गई है कि अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो सब मिलके उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक शख्स जो है वो अपनी जेब भी गर्म कर रहा है। शहर में गरीब की ज़मीनों पर कब्जा हो गया, किसी की छत छीन ली गई, यहाँ तक कि पैदल चलते शहरियों से फुटपाथ तक छिन गया। लेकिन जनाब डिप्टी कमिश्नर हो, इंतजामिया हो, सब सुकून से बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। क्यों? फिर से वही बात कि उनका काम चल रहा है। जब काम चल रहा है तो हाथ हिलाने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि स्टेटस को लफ्ज़ का जो लफ्ज़ है वो हमारी नज़र में, हम सबकी नज़र में एक गाली है, लेकिन इस गाली को तब्दील करने के लिए कोई नहीं उठता, कोई आगे नहीं आता, कोई ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने अपने हिस्से का काम करना ही नहीं है। हम कहते हैं जो चल रहा है, जैसे चल रहा है होने दें। इख्तियार हाथ में होते हुए ख़राब को दुरुस्त ना करना, ये कहा जाता है कि शरीके जुर्म होने के बराबर है। हमारा दीन, हमारी तालीमात हमें यही दर्ज देती है कि अगर आप कहीं जुल्म देख रहे हैं, कहीं जुर्म होता देख रहे हैं, और आप ताकत रखते हैं उसको बदलने की, लेकिन आप बदलते नहीं हैं, तो फिर आप भी उस जुर्म में शरीक हैं। हम जानते हैं कि गलत काम हो रहा है, हम जानते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, हम जानते हैं गरीबों का हक मारा जा रहा है, लेकिन हम बड़ी तसल्ली के साथ AC वाले कमरों में सुकूनदा कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि काम चलने दो, काम हो रहा है, इसको जाने दो, जैसा सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को चलने दो। हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि हमारा तो काम हो रहा है, सामने वाला मरता है तो मर जाए, पिसता है तो पिस जाए, उसकी जेबें कटती हैं तो कट जाएं, उसकी जेब से ज़्यादा पैसा जाता है तो चला जाए, लेकिन हम सुकून में हैं और हमने अपना ये सुकून बर्बाद नहीं करना, हमने आवाज़ नहीं उठानी, हमने आगे बढ़ना नहीं है। जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो हमें ये मिल के सोचना चाहिए, जहाँ पर ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को बदलना है। तो हमने इस सिस्टम को भी बदलना है कि जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि SOPs पे अमल करें, तो हम यहाँ पर इस मामले पर गवर्नमेंट को कहते हैं कि इल्ज़ाम गवर्नमेंट के सर है। भाई गवर्नमेंट जो है वो हमें बेहतर तरीके से SOPs पे अमल दरामद नहीं करवा रही। लेकिन अगर हम बात कर लें अपने बाज़ारों की, हम बात कर लें मार्केट्स की, तो रश बेपना, ऐसे लगता है कि बस अगर आज शॉपिंग नहीं करेंगे, आज ख़रीदारी नहीं करेंगे, तो ना जाने कल मौका मिलना है या नहीं मिलना। हमें सोचना चाहिए अपने हमसाए मुल्क भारत से, जहां कोरोना केसेस और अमवात के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये दूसरी वेव है वहाँ पर, जिसने वहाँ पर क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ है। एक दिन में 3,79,000 नए केसेस सामने आ गए, 3,647 मरीजों की जान चली गई। माहिरीन ये कहते हैं कि केसेस और अमवात की असल शरह इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही है। जी हाँ, ये भारत की सूरत हाल है। तकरीबन 4 लाख केसेस पर डे अब रिपोर्ट हो रहे हैं। व्हाट डज़ दैट मीन कि वहाँ के दूर दराज के इलाके, मज़ाफ़ाती इलाके, गांव देहात, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर जगह ऐसी हैं जहाँ से केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो अगर रिपोर्टेड केसेस
4.25 लाख हों तो रिपोर्टेड केसेस डेफिनेटली जो एक्चुअल केसेस की तादाद है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी। जब 3 लाख थे तो तखमीना लगाया जा रहा था कि 5 लाख होंगे, अब तो वो तकरीबन 4 लाख हो गए। दैट शोज़ कि तकरीबन 6 लाख वो केसेस होंगे। ऐसे में अमवात की अगर बात करें तो वहाँ पर हज़ारों लोग उनकी जानें जा रही हैं। अच्छा, इसमें दोनों मामलात हैं, एक SOPs की खिलाफ वर्जी यानी मास्क का इस्तेमाल ना करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करना, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने करना होता है, जो इंतज़ामिया ने करना होता है, इसका मतलब है वो नहीं किया गया। चूँकि जब से कोरोना आया हम खुद भी पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या बात करते आए कि वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होनी चाहिए, सिलेंडर्स इतने हों कि अगर ज़रूरत पड़े तो मौजूद हों। बातें और दावे अपनी जगह, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम क्या बताता है इस पर हमें 2-3 रोज़ पहले शो किया। भारत की सूरत हाल भी तो कुछ ऐसी ही है। जब सिस्टम में इन्वेस्ट ना किया जाए, जब हेल्थ सिस्टम इस तरह से हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट ही ना हो, तो फिर वो कोलैप्स कर जाता है। और यही वजह है कि वहाँ पर इस वक्त हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो गई है। और लेकिन शुएब, जब हम बात करते हैं ना दिल्ली की, तो वहाँ के हेल्थ सिस्टम को पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम से थोड़ा सा बेहतर कहा जाता है कि वहाँ पर सरकार दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए या फिर गुजरात हो जाए, बहुत बड़े बड़े शहर है भारत के ये, यहाँ पर इतनी बुरी सूरत हाल है। और जब भारत में हमने देखा कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो भारतीय अवाम यकीनन फट पड़े। सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही नहीं बल्कि उनका साथ देने वाली RSS समेत कई फिल्मी अदाकारों से वहां के शहरियों ने सवाल किया कि वो अब कहां हैं, क्यों उनकी मदद को सामने नहीं आते। क्या कहना था, सर आपको दिखा देते। ये हो रहा है भारत में। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात पाकिस्तान के हों, अल्लाह ना करे हमारे किसी भी शहर, किसी भी इलाके के हालात ऐसे हों, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। लेकिन जो खबर है मेरे पास वो थोड़ी तशवीशनाक है। खतरे की घंटी बज गई है, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है, कराची के लिए खतरे की घंटी बज गई है। चूंकि UK स्ट्रेन के बाद सिंध में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की भी तशखीस हो गई है। सिंध में 22 में से 18 केसेस साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के निकले हैं। वज़ीर सेहत के मुताबिक UK स्ट्रेन हैदराबाद में ज्यादा फैलाव का खदशा इसी वजह से जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड के 50% केसेस UK वेरिएंट के निकले हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के केसेस की तादाद 25% है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं और चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ये कि कराची में पहले तो हमने देखा कि UK वेरिएंट और अब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। अब आप हमें प्लीज़ इससे मुतालिक ये रहनुमाई कीजिएगा कि दोनों ही ख़तरनाक हैं और दोनों के फैलने का खदशा ज़्यादा है। अगर यही सूरत हाल रही तो हम आने वाले दिनों में कराची में क्या सूरत हाल देख सकते हैं? हम रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीरुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, वो मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, मैंने ही सेटअप किया था। तो इसके अंदर हम उसका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर रोज़ाना स्टडी कर रहे हैं और जो सैंपल्स आ रहे हैं उसकी रोज़ाना एनालिसिस हो रही है। जो सारे कोविड पेशेंट्स हैं उनके सैंपल, जो कोविड टेस्टिंग भी हमारे यहाँ ही होती है। तो ये जो है ये अब छा रहा है। ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है ये B117 वेरिएंट है जो कि बरतानिया से आया है। और उसके अलावा ब्राज़ीलियन और दूसरे वेरिएंट्स भी अब मौजूद हैं। तो इसकी वजह से ख़तरा बहुत बढ़ गया है। और अब ये जो इंडिया की जो 2 म्यूटेशंस हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि वो तो कहीं यहाँ नहीं आ गई, क्योंकि वो जो है जो इंडिया में जो फैला है और जो सारा क़यामत का समा हुआ है तो उसको भी बहुत एहतियात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं वो यहाँ ना शुरू हो गई हो। उसके लिए बहुत एहतियात बरतनी है। अच्छा, यानी हमें खदशा है डॉक्टर साहब कि वो डबल म्यूटेंट वायरस वो भी पाकिस्तान में हो सकता है, खदशा है इसका? जी बिल्कुल हो सकता है। और पंजाब में जो सूरत हाल ख़राब हुई है और ख़ास तौर पे लाहौर में, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में, तो इसका यकीनन खदशा है कि इंडिया से डायरेक्टली, अभी डायरेक्टली भी हो सकता है कि जो अभी सिख यात्री आए हुए थे आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान, और इसके अलावा जो इनडायरेक्टली लोग इंडिया से आ रहे हैं वाया दुबई, पाकिस्तानी इंडिया से होकर या इंडिया से कांटेक्ट जिनका रहा है, तो उसके थ्रू यहाँ ये इसका बहुत खदशा यकीनन है। डॉक्टर साहब, अगर ये खदशा है तो इस हवाले से क्या हमारी हुकूमत की, हमारी इंतजामिया की कोई तैयारी भी है? जी, हुकूमत तो इस पे वॉच कर रही हुई है और इसके लिए आपको जो लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन इसको आप कम्प्लीटली रोक नहीं सकते, क्योंकि सूनर और लेटर
जल्द या देर में ये आना ही है। अच्छा। या तो आप बॉर्डर्स को बिल्कुल सील कर दें, जो लोग आए, क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं होते, जो लोग आते हैं बहुत सारे उनके पास नेगेटिव कोविड का टेस्ट होता है, लेकिन वो टेस्ट में 25% 30% वैसे ही नेगेटिव। नहीं डॉक्टर साहब आपकी नज़र में इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल है, जो डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से वहाँ पर क़यामत बरपा है, आपको लगता है कि हमें इस मामले में इस तरह सोचना चाहिए कि कोई भी शख्स इंडिया का, यानी कोई भी पाकिस्तान जो इंडिया मौजूद हो, बरासत दुबई या बरासता कोई भी जगह, वो पाकिस्तान ना दाखिल हो पाए, ये वायरस यहाँ पे ना आए, डबल म्यूटेंट वायरस ना आए, हम रोकने की कोशिश करें? बिल्कुल ये होना चाहिए और हमें बॉर्डर्स पर ही कायम कर देने चाहिए सेंटर्स जहां पे क्वारंटाइन किया जा सके, और इनको मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए जो सऊदी अरब ने की है कि आने से पहले वो 2 हफ्ते अब जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ क्वारंटाइन होकर आए। ये सऊदी अरब की स्ट्रैटेजी है। बरतानिया की स्ट्रैटेजी है कि जैसे ही लैंड करें तो 2 हफ्ते उनको क्वारंटाइन कर लिया जाए। तो ये इन लोगों के लिए खास तौर पे जिनका कोई सा कनेक्शन पिछले 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में इंडिया से हुआ हो, मेरी राय ये होगी कि उसको इस तरह आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आएगा फिर भी, लेकिन फिर भी कंट्रोल हो जाएगा अगर बहुत कम आता है, लेकिन अगर ज्यादा अगर यहाँ फैल गया तो फिर वही सूरत हाल हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान के सही स्टेटिस्टिक्स आपको बताए नहीं जा रहे। आज भी एक जर्मन अखबार में ये लिखा हुआ है कि ये 3-3.5 लाख जो केसेस हो रहे हैं, ये एक्चुअली इससे 5 से 10 गुना प्रोबेबली ज्यादा है, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और अमवात जो 3000 की लगभग कह रहे हैं, इससे ये अमवात भी 5 से 10 गुना, यानी कि 15,000 से 30,000। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ अभी हमने अपने नाज़रीन को भी बताई है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसके मुताबिक चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं भारत में। मुझे ये समझा दें, आपने कहा कि सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है पता करना कि जो भारत में इस वक्त कोरोना फैला है, अगर पाकिस्तान में उसकी लहर खुसूसन पंजाब में तेज़ है, तो इसके लिए किया क्या जा सकता है? जो टेस्टिंग की शरह है उसको बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कोई और तरीका है? क्योंकि पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद या फिर हम दूसरे पंजाब के बड़े शहर देखें, वो तो तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। टेस्टिंग की शरह बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप किसी का भी टेस्ट करें, लेटेस्ट मशीन्स पे यूरोप में भी टेस्ट करें, तो पॉजिटिव जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके भी 25% केसेस नेगेटिव आ जाते हैं और सर्टिफिकेट मिल जाता है। हालांकि वो बीमार है, कोविड से बीमार है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आ जाता है कि नेगेटिव है। तो 4 में से 1 आदमी जो है उसका इस तरह नेगेटिव सर्टिफिकेट आ जाएगा। और वो जब मुल्क में दाखिल होंगे, कोई सिम्टम नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सर्टिफिकेट है उसके पास, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। इसकी तरकीब सिर्फ एक है कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के साथ कोई सा भी 3-4 हफ्ते में कोई ट्रैवल किया हो, कोई इंटरेक्शन हो, तो उनको बॉर्डर के ऊपर ही रोका जाए। ठीक है, वहीं पर क्वारंटीन होना चाहिए और एट द सेम टाइम एहतियात ज़्यादा करनी होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अताउर रहमान साहब, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। बार बार हम कहते हैं प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, जहाँ जाना ज़रूरी नहीं है वहाँ मत जाइए, लेकिन एक जगह ज़रूर जाना है और वो है वैक्सीन सेंटर। लेकिन शोएब, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ममालिक ने इंडिया से फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं अपने लिए, कि अब अभी बंद है जब तक भारत पाकिस्तान के लिए भी कर दी, जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको हम खबर देंगे, पंजाब में मजीद कोरोना वैक्सीन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इजाफी गैर ज़रूरी करार दे दिया है। NCOC ने पंजाब में वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाने की हिदायत की थी, जिससे अब इनकारी नज़र आया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब, कहिएगा इनकारी की वजह क्या है? क्या कह रहे हैं कि जितने सेंटर्स हैं लाहौरियों के लिए कायम हैं, पंजाब वालों के लिए कायम हैं, उतने सेंटर्स बेहतरीन है इतने सेंटर्स, या कोई और वजह है? जी महक, बेसिकली इसमें लग ये रहा है कि PDM में जो है वो इस मामले में जो फिगर देखा जाए तो वो दुरुस्त है उनका मौकफ। NCOC ने तो उन्हें कह दिया कि वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ाएं, और क्योंकि तनकीद बहुत हो रही थी कि वैक्सीनेशन कम हो रही है लोगों की, तो जब रिकॉर्ड चेक किया गया, फिगर्स चेक किए, PDM में जो है पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका ये काम है, तो उन्होंने चेक किया तो NCOC ने कह रहा था कि 80,000 तक हर रोज जो है वो लोगों को लगाएं। तो चेक हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 98,000 की पहले ही कैपेसिटी है और आप 80,000 कह रहे हैं, लोगों को निकालें, लोग बाहर नहीं आ रहे, लगवाने नहीं आ रहे। और फिर NCOC का जो रिकॉर्ड था उसमें यह था कि पंजाब में 148 सेंटर्स हैं, लेकिन हकीकत में वो 245 हैं। अब NCOC वाले वो जो हॉस्पिटल्स में सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के, वो उनको गिन नहीं रहे।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद में लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वहां पर किसी हद तक कैपेसिटी के करीब जाते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में जो कैपेसिटी है वो इस वक्त है 9500 हर रोज वो लगा सकते हैं और 8000 के करीब लोग जो हैं वो रोजाना लगवा रहे हैं, आ रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 5200 कैपेसिटी है तो 4900 लोग आ रहे हैं। बाकी शहरों में तो आधे लोग आ रहे हैं, कैपेसिटी से करीब भी नहीं जा रहे और वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो फिर जब पीडीएम ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपको हमें अखराजात बढ़ाने की क्या जरूरत है, मजीद सेंटर्स क्यों खोलें? यानी एट दिस पॉइंट नए सेंटर्स की जरूरत नहीं है। हाँ, जब रश ज्यादा हो जाए तो उस वक्त इस मामले को जरूर बहरहाल देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट की नईम अशरफ बट इससे मुतालिक हमने कल इस पर बात भी की थी कि वाकई ऐसा है कि रश नहीं है, कतार नहीं लगी वैक्सीन सेंटर के बाद, लोग कम जा रहे हैं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। आज का दिन ऐसा है जब ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है NA 249 में, उससे मुतालिक भी अपडेट आ रही है। बड़ी बेज़ाब्तगी सामने आई है। पोलिंग स्टेशन 115 के प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने वक्त से पहले फॉर्म 45 पर दस्तखत करा रही है, जिस पर PSP ने एहतजाज भी किया है। क्या मामला है, पहले आपको दिखाते हैं। टाइम बताओ, टाइम बताओ, इधर टाइम बताओ। ये 2 नहीं बजी अभी, तुमने फॉर्म 45 इधर दिखाओ। ये तुमने फॉर्म 45 तैयार, छोड़ो इसको। तुमने फॉर्म 45 इससे तैयार किए, इसने फॉर्म 45 पे इसने पोलिंग एजेंट से साइन लिए और 1 बजे और 2 बजे ये अभी 2 बजे नहीं है, इसने अभी पोलिंग क्लोज कर रहा है ये सबके नाम लिख के। इसको हमें अभी छोड़ो, इसको अभी शराफत से कहा कि 20 दे दे, ये पुलिस मौजूद है, इसको कहा 20 अगर इसने हमारे ये हमारा पोलिंग एजेंट है, इससे 20 जगह साइन करा, इसने 20 पेपर्स के ऊपर। पहले इन्होंने कहा कि 1 है, अब ये 20 जगह किया, 1 के बदले ये इतने सारे निकल आए और इन पे फॉर्म 45 के साइन करवा रहे हैं। आरओ साहब जरा देखिए प्लीज, ये देखिए किससे मिले हुए ये लोग। इसको कैंसिल करो मियां, इसको कैंसिल करो। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद साबरी ने हमें ज्वाइन किया है। साद, बताएगा क्या मामला है, ये दिखा तो हम अपने नाज़रीन को रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? महक, ये 249 का PS 115 है जिसका पोलिंग स्टेशन 109 है, जहां पर जो PSP के पाकिस्तान जमीन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं हसन साबिर, उनकी जानिब से प्रिजाइडिंग अफसर और अमले के खिलाफ बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है और उसकी फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें जो जनरल सेक्रेटरी है PSP के, उनका ये कहना है कि 109 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने फॉर्म 45 जो होता है, जो पोलिंग खत्म होने के बाद साइन किया जाता है, वो पोलिंग खत्म होने से पहले ही 2 बजे के करीब ब्लैंक फॉर्म जो है वो साइन करवा लिए गए हैं। ये बड़ा एक इल्जाम लगाया गया है। जो जनरल सेक्रेटरी है PSP के हसन साबिर, उनका ये कहना है कि हमने हुकाम बाला को शिकायत भी दर्ज करा दी है, इसकी फुटेज भी सबूत के तौर पर हुकाम बाला को दे दी है और 2 प्रिजाइडिंग अफसर थे पोलिंग स्टेशन 109 के, उन्होंने इस बात को माना है, अपनी गलती का एतराफ किया है और जो फॉर्म 45 साइन करवाए थे उनको अपने हाथों से कैंसिल किया है। इस तमाम तर वाकई की जो फुटेज है, जो वीडियो है, वो भी मंजर आम पर है। ठीक है, वीडियो भी मंजर आम पर आ गई और अच्छी बात यह है कि उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ये काम किया है। बेहद शुक्रिया साद, आप अपडेट कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने मामला रखेंगे कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन महंगी है या कि ऑक्सीजन उतने की ही मिल रही जितने की पहले मिलती थी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उन लम्हात का जिक्र करते हैं जब दिल बोझल हुए, निगाहें नम हुई, कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जब हमारे हर दिल अजीज़ क़वाल अमजद साबरी कातिलाना हमले में शहीद हुए। फायरिंग से कार में सवार दीगर 2 अफराद भी शहीद हुए। ये वो दिन था कि जब अमजद साबरी आखिरी बार समा की ट्रांसमिशन में आए थे। आखिरी कलाम पढ़ा था और क्या खूब पढ़ा था। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अदा करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने अमजद साबरी एक बेहतरीन कव्वाल, जब भी कोई कलाम पढ़ते क्या कमाल पढ़ते कि हर आंख अश्क बार हमें नज़र आती। और उनका ये आखिरी कलाम जो कि उन्होंने समा की ट्रांसमिशन में पढ़ा, और उसके बाद बदकिस्मती से वो दर्दनाक दिन आया जब कव्वाल अमजद साबरी की लहर तैयार हुई। लियाकताबाद में बाद नमाज ज़ोहर जनाजा अदा किया गया। पापोश नगर कब्रिस्तान में उनको उनके वालिद के पहलुओं में सुपुर्द खाक किया गया। हज़ारों चाहने वालों का तांता बंधा था, फ़ज़ा पर सोग तारी था, अकीदतमंदों का समंदर सा उमड़ आया था। कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कहा जाता है कि ये कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जनाजा था। पूरा का पूरा शहर लियाकताबाद बन गया था। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अमजद साबरी के जनाजे में कोई हुकूमती शख्सियत नहीं पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं जनाब। कुछ दीगर मामलात हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, चूँकि ज़्यादातर हमें बात करनी होती है आजकल कोविड की सिचुएशन से मुताल्लिक, और ऐसे में जब हम बात करते हैं कोविड की, बात करते हैं SOPs की, तो कराची ही की बात कर लेते हैं जहाँ पर मार्केट्स में कोविड के बावजूद SOPs पर अमल दरामद हमें लगता है कि नहीं हो रहा। सूरत हाल इंतहाई गैर तसल्ली बख्श। अगर ये कहा जाए कि SOPs को मजाक बना दिया गया है तो गलत नहीं होगा। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में SOPs पर बराए नाम अमल किया जा रहा है। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर मजीद इस पर बात करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। हुकूमत बार बार आवाम से अपील कर रही है कि खुदारा कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। हम इस वक्त पहुंचे हैं कराची की सदर मोबाइल मार्केट में। हम यहाँ जानेंगे कि दुकानदार और आवाम कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये बताएं, मास्क क्यों नहीं हो रहा है? दुकानदार है आप, कोरोना SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या बोलूं? क्या है, आपने ना कोई मास्क लगाया हुआ है, ना अपने ग्राहकों को कह रहे हैं, ना कोई समाजी फासले, क्या है भाई? बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। जी सर, मास्क जेब में रखा हुआ है, कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ। अरे सर, मास्क लगा लेंगे, क्या मसला है मास्क का? मुझे इतना बताए ना, जहाँ मास्क लगे हैं वहाँ बीमारी कम हुई। इंडिया के अंदर कितने लोगों, एक बात मुझे बताएं, जहाँ मास्क, अरे सरकार मेरे SOPs सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर SOPs नहीं, आप मुझे बताएं ना, मार्केट में SOPs, जलसे में कोई SOPs नहीं, ठीक है, वहाँ पर इलेक्शन हो गया, वहाँ कोई SOPs नहीं, सिर्फ यहाँ रोजी कमाने वालों के लिए SOPs। क्या बात है, मास्क नहीं लगाया? सॉरी सर, जी जी जी, जेब में रखते हैं लोग, जेब में रखते हैं, मुंह में नहीं लगाते। बस अभी जस्ट उतारा। मास्क निकाल बेटा, ले सर, ये लगा लेते पाटे में। ये ले सर, मास्क लगा दिया है, लगाया था, उतारा, फिर लगा रहे, ये लग गया। अरे ये फट गया था सर, ये देखें, ये अभी मैंने देखा इसको। मास्क ज़रूरी है भाई, मास्क लगाएं, मास्क के जो है ना बीमारी जो है ना काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पसीने में हालत आपके सामने ख़राब हो रही है, जब सफाई करके अभी बैठे हैं तो लगा रहे साहब। अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़ सदर मोबाइल मार्केट में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। समाजी फासला तो दूर की बात, या हम जिस दुकानदार के पास भी पहुंचे वो कैमरे को देखकर जेबों से मास्क निकाल के लगाता हुआ नजर आया, जबकि खरीदारों की अक्सरियत बगैर मास्क के खरीदारी करती और घूमती नजर आई। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब ने मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस वक्त मार्केट्स बंद हुई, हुकूमत ने बंद की, लॉकडाउन लगा, आप लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, हमने भी आप लोगों का साथ दिया कि मईशत का पहिया रुकना नहीं चाहिए। सर, लेकिन ये जो मामला अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जब दुकानों में हम देख रहे हैं कि दुकानदार खुद मास्क नहीं लगा रहे, खुद मेनटेन नहीं कर रहे फिजिकल डिस्टेंसिंग को, तो सर फिर आपको लगता है कि अब अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुकानें बंद होंगी, इनकी वजह से अगर लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि ज़रा होना चाहिए, फिर ये कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि 1-1.5 साल हो गया, अभी भी हम लोग समझ नहीं पाए, तो क्या फिर भी आप एहतजाज करेंगे या कि आपको फिर आप साथ देंगे कि नहीं, अब चूँकि बहुत बात हो गई थी, एहतियात नहीं हुई, तो अब ये ठीक हो रहा है, जो बंद हो रहा है ठीक हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है? देखिए, आपको बताया चलूँ, मैं जो लॉकडाउन के सिलसिले में बात हुई थी, वो तो जब पूरी मार्केटें बंद हो गई थी, जबकि बात है, हमने हुकूमत का साथ दिया, हम अभी भी साथ देते हैं। जो SOP के अमल नहीं करता उस पर फाइन भी होता है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते। जो देखें, अब ज़्यादातर लोगों ने मास्क रखा हुआ पहनते नहीं है। आपके ख्याल में ये जो दुकानदार जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, इनकी दुकानें सील होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई होगी तो फिर जो है लोगों को ध्यान भी होगा, लोग जो है SOP अमल दरामद भी कराएंगे। हमने बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी विजिट करता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ मार्केट में, बोलता हूँ कि मास्क पहने। देखिए, ज्यादातर लोगों यही सुनना पड़ता है जो हमारे रिपोर्टर को सुनना पड़ता है। बिल्कुल, मास्क रखे हुए देखें, आप पहनते नहीं है, रखे हुए बराबर में, जेब में रखे, पहन क्यों नहीं लेते? आप उन्हें ये नहीं कहते सर कि अगर ये एसोसिएशन की बात भी नहीं मान रहे, अगर मास्क नहीं पहन रहे, तो ये लॉकडाउन लग सकता है? सर, आप कहते हैं उन्हें? बिल्कुल कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, ये SOP पे अमल दरामद करना होगा तो कारोबार चलेगा। अच्छा। अगर इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कारोबार सर, मैं चाहता हूं कि आप आज इस कैमरे के तवज्जुह से अपने देखने वालों को, स्पेशली इस मार्केट के जो दुकानदार हैं, उनको जरा एड्रेस करके बताएं कि अगर ये नहीं करेंगे एहतियात, तो कल को गिला ना करें, कल को आपके पास ना आए, कल को ये ना कहेंगे एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी और हमें एहतजाज करें। प्लीज सर। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ पूरे कराची के ताजरों को और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों को कि सब मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कारोबार करना होगा तो ये चीज़ें हमें अपनानी होंगी। अगर ये अपनाएंगे नहीं तो कारोबार बंद होगा, तो इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तमाम लोगों को क्लियर एंड लाउडली मैसेज मैं अभी देता हूँ और देना चाहता हूँ और दूंगा, यही कि हमें कारोबार करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ, एक तो आपने दुकानदारों को दे दिया, जरा असिस्टेंट कमिश्नर को भी कह दें कि अगर ऐसा कोई करता है तो बस डंडा उठा ले और दुकान बंद कर दे। देखिए, बिल्कुल दुकान बंद करी भी हैं, उन पर फाइन भी किए हैं। हमने एक रिक्वेस्ट की कि अगर वो बंदा मास्क नहीं लगाता उस पर आप जो है फाइन भी कर दें, आप उसको बंद, लेकिन फाइन इतने नहीं करें कि वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। कितना करें आप? देखिए, आप देखें, जो जायज बनता है 1000-2000 रुपए फाइन। 1000-2000 तो मेरे ख्याल से आसानी से दे देगा। देखिए, आदमी 1000-2000 रुपए आजकल के कारोबार में, ये जो टाइमिंग रखी गई है, अब सब समझते हैं रोज मार्केट 12 बजे खुलती है और 6 बजे बंद हो जाती है, रश बढ़ जाता है। रश को जो आपको कम करना है ना, आपको टाइम बढ़ाना है, आप टाइम नहीं बढ़ा रहे। अच्छा। आप रश बढ़ा रहे ना, तो हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये की कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए। अच्छा। टाइम बढ़ाया जाए, सुबह 12 से लेकर रात 12 बजे तक कर दें। आप SOP में अमल कराएं, हम कराएंगे ना, कारोबार करना है। आपको लगता है सर कि तमाम ताजरों को एक साथ बैठकर और डेफिनेटली विद गवर्नमेंट ये तय करना चाहिए इस वक्त कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, सेक्टर वाइज खोलना, इस दिन एक सेक्टर, इस दिन ये सेक्टर, ताकि रश कम हो? आपको लगता है ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमने बार बार रिक्वेस्ट भी की, मुताल्लिका इदारों से भी, कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर साहिबान को भी बताया, लेकिन अब तक जो है कोई हमारे साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आज हमें पे कॉल आई है। अच्छा। मिनिस्टर साहब की, मिनिस्टर सनअत और तिजारत दारूजी साहब, उनकी कॉल आई कि उन्होंने कहा कि कल हमारे ऑफिस में 11:30 बजे मीटिंग रखी गई इस सिलसिले में कमिश्नर साहब की तवज्जो से। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ गुजारिशात पेश करेंगे। देखें आप, लेकिन मार्केट तो आप समझते हैं आधे रमज़ान गुजर गया, आधा रमज़ान रह गया ना, तो हम कम से कम कारोबार भी कर सकें और ये बचाव कर सकें। इन हालात में कारोबार आपको लगता है कि हमें करना चाहिए? जब हम SOP पर अमल दरामद नहीं करें, 1.5 साल हो गया सर, अमल दरामद ही नहीं करें, आप करवा नहीं पाए, वो कर नहीं रहे। देखिए, 1.5 साल में हम तो सारी जो है सख्ती हमारे पर भी है, सरकार पे नहीं है। देखिए, मैं आपसे सवाल इसलिए करूं जो इस वक्त आप रिप्रेजेंट करें उस मार्केट को, जिस मार्केट की फुटेज हम दिखा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, आप 1.5 साल, 2 साल, 1 साल ज्यादा हो गया ना कोरोना का सिलसिला। आप लॉकडाउन की बात करते हैं, मास्क पहनने की बात करते हैं, आप जो है वैक्सीन की क्यों बात नहीं करते? आपने क्यों वैक्सीन नहीं लगाई अभी तक? लोग अभी तक आपने सिर्फ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, 22 करोड़ आवाम है,
क्या है उनको, क्यों अब कितने साल में कराएंगे? इस पर तो हम सर कल और डिटेल टॉपिक कर चुके हैं ज़ाहिर है। ये एक वैलिड बात है कि वैक्सीनेशन इज़ स्लो, ये बात आपकी दुरुस्त। लेकिन सर मुझे याद है आप ही ने बैठ के यहाँ पर एक गुफ्तगू की थी कि ये एसोसिएशंस की भी जिम्मेदारी होती है कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी अपने लोग खड़े हों विद इंतज़ामिया, ताकि हम ये देख सकेंगे रश ना हो, ये हम देख सकेंगे इतने फीसद लोगों को जाने देना चाहिए। अगर सर अब भी आप ये नहीं करवा पाए सर, तो ये तो फेलियर है फिर आपके लेवल पर, एसोसिएशंस फेल हुई हैं सर। देखिए हमें तो करवाना है, करवा नहीं रहे सर, इंतजाम नहीं है, अकेले हम नहीं करेंगे, इंतजामिया भी साथ होगी। सर इंतजामिया क्या देखिए आप बताएं। देखिए इंतजामिया जो आप देखें, ये जो वीकली आते हैं या 3-4 दिन बाद आते हैं, तो अपने जो अफसरान जो हैं वो जो डिप्यूट करें एक मार्केट में कि वो जाए विजिट करें। सर 1.5 साल में अगर हम यही तय नहीं कर पाए कि कैसे मामलात बेहतर होंगे, कि आप लोग होंगे, इंतजामिया होंगी, इकट्ठे होंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बैठेंगे, कैसे लोगों को एसओपीज पर अमल दरामद कराएंगे, अगर हम 1.5 साल में नहीं कर सके ना सर, ये नहीं हो सकता सर। देखिए आप बिल्कुल सही बात करते हैं। 1.5 साल में ना एक लहर जो है बीच में आती है, पहले फर्स्ट आई, उसके बाद खत्म हो गई। सर अमल दरामद नहीं हो रहा, तभी तो लहर पे लहर आ रही है। नहीं, ये अमल दरामद इसके अलावा भी है कि लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, आपने अभी दिखाया पहले कि जो लोग आ रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका गया। जो इस मार्केट की बात करनी है ना, मैं तो सर सबकी बात करता हूँ ना। नहीं, मुझे तो इस मार्केट की बात करनी है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मार्केट को। बिल्कुल आप बताएं सर, एसोसिएशन फेल हुई सर? नहीं, एसोसिएशन फेल नहीं, आप अमल दरामद नहीं करवा सके। देखिए अमल दरामद मैंने आपको बताया ना, मैं भी कराऊंगा, सरकार भी कराऊंगा, नहीं करा रहा हूँ भी हूँ, मैं आपका बताया भी नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हो रहा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि एसोसिएशन को खुद कार्रवाई कर लेनी चाहिए? देखिए कार्रवाई, देखिए हम जो है मजिस्ट्रेट नहीं है, हमारे पास कोई कानून नहीं है कि जो है हम उसको जो है फाइन कर देंगे। आप फाइन ना करें, लेकिन अगर कोई दुकानदार एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करता, आप कहें आपको इजाजत एसोसिएशन नहीं दे रही दुकान खोलने की, ये हम कर सकते। आप असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल करें, आप उन्हें बुलाएं कि सील करें आके, क्योंकि उनकी वजह से सारों का कारोबार मुतासिर होगा। हमने ये भी किया कि इसी ने अगर मास्क नहीं पहना तो उसको ले आके बैठा लिया, 2-4 घंटे उसको बैठा ला अपने ऑफिस में। आपने असिस्टेंट कमिश्नर को खुद कॉल करके कहा कि ये मार्केट में इस दुकान में खिलाफ वर्जी हो रही है? देखिए ये जो काम सरकार का चेक करना, वो चेक करती है। एसोसिएशन किधर है सर? मैं जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ मार्केट विजिट करता हूँ ना, मैंने जो ये करता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं, कोशिश करते हैं। एसोसिएशन करेगी, जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, तो ये मसला हल होगा। हम तो करते हैं पूरी कोशिश, हम ये कोई इसको गिरेबान से पकड़ के बात तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता गिरेबान से पकड़ के सर, लेकिन मुझे लगता है कि एसोसिएशन बड़ी रिस्पेक्टेबल होती है और अब उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, और होना भी ये चाहिए कि अगर रिजवान साहब खुद जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मास्क पहनने, वरना कारोबार आपका बंद होगा, आपकी वजह से सबका बंद होगा, सुननी चाहिए सर लोगों को। बिल्कुल सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं, सुनते भी हैं, लेकिन मास्क की हद तक जो है ना वो पहन लेते हैं, उसके बाद दोबारा उतार देते हैं। ये गलत है ना, ये गलत है। ये मास्क जब मैं गया तो पहन लिया, आपके खौफ से पहन लिया ना, बाद में जब उन्हें पता चला कि अब्बू जी चले गए तो फिर उन्होंने उतारा। कोरोना से नहीं डरते, रिजवान साहब से डर जाते हैं। नहीं, ये चीज नहीं असल में होना चाहिए। असल में डर होना चाहिए कानून का, मेरा डर नहीं होना चाहिए। उसको कानून का डर होगा कि वो मार्केट बंद हो जाएगी या सील हो जाएगी, तो वजह ये है। लेकिन कानून भी ऐसा होना चाहिए कि जो है उसके लिए परेशानी का सबब ना बने। अच्छा, एक रिजवान साहब आप मौजूद हैं, एक हालिया वाकया हुआ था असलम साहब का, मैंने वो बड़ी कोई खबरों की जिंदा बना रहा, खूब मुक्के चले, खूब बातें हुई, गालियां भी चली, वाकया क्या था जरा बता देंगे? मेन गलती किसकी थी? मैंने कहा वो रात गई और बात गई, वो तो उन्होंने एक्शन किया था, उसका रिएक्शन आ गया, उसके बाद जो है मार्केट। एक्शन किसने किया था असलम साहब? एक्शन जो है एमएनए साहब ने जो है पहल की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर वो आ गए थे, कॉम्प्रोमाइज हो गया, उस पर जो है हमारे दुकानदार, हमारे जो एफआईआर कटी थी वो वापस हो गई, हमने उनको रिलीज कर लिया था। असल में वजह एमएनए साहब की एक जिम्मेदारी होती है, बड़े एक एमएनए है, एक पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई अगर प्रॉब्लम थी, कोई मोबाइल में उनका प्रॉब्लम था, एसोसिएशन मौजूद है, आप आ जाते, हम बैठ के आपको, बल्कि आपको आने की जरूरत भी नहीं थी। आप एमएनए, आप किसी को भेजते, बोले ये मसला है हल करो, हम तो सुबह से शाम तक मसले हल करते हैं ना, आप हल हो जाते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको आके इस तरह करना, उसके साथ लड़ना झगड़ना, उसके बाद थप्पड़ मारना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी गलती है दुकानदार की, मैं कहता हूँ अगर गलती भी है तो हम उसको जो है बिठा के उसको समझाते हैं और बोलते हैं ये काम करके दो, इनका मसला हल। असल बात ये सर कि जब मिल बैठते हैं, बात होते तो ही मामला सुलझते हैं। अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं कि ताजिब बिरादरी और इंतजामिया मिल बैठेगी और एक मैकेनिज्म बनेगा, अल्लाह करे ये सर हो पाए। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो कहते हैं प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि जाहिर है एहतियात नहीं करेंगे तो सबका कारोबार मुतासर हो सकता है। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे। एक वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है जी, ZF2001 लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ये चीनी वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स जारी हैं। 10,000 रज़ाकारों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, वो शामिल हो गए हैं। और जनाब अब 10,000 रज़ाकार, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव है। पूरे मामले पर दानियल उमर की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं
और क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में लगाए जाने वाली तजुर्बाती वैक्सीन दुनिया में बड़ी गेम चेंजर साबित होगी? आइए जानते हैं। दुनिया से कोरोना खत्म करने का मिशन, चीनी वैक्सीन ZF 2001 के तजुर्बे का आखिरी मरहला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जारी है। 50 साल से कम उम्र के कई अफराद ने बतौर रजाकार खुद को पेश किया है। तो कोई साइड इफेक्ट और कुछ इस तरह का, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, वो हर वैक्सीन के होते हैं। उसमें फीवर और फ्लू होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, पेट खराब हो सकता है और वो विद इन 1 डे खुद ही सेटल हो जाता है। वैक्सीनेशन से कबल एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स कोरोना से महफूज रहने वालों को ही तजुर्बे में शामिल करते हैं। सर आपके दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, मींस के वैक्सीनेशन के लिए क्लियर है। आप सर वैक्सीनेशन के लिए तशरीफ ला सकते हैं। चीनी वैक्सीन ZF 2001 की एक महीने के वक्फे से 3 खुराकें लगाई जाती हैं। इसके अलावा कोई और अलामत या बाजू में वैक्सीन लगी? कुछ नहीं, वरना कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पे हमारे अपने जाने वाले हैं पर्सनल, जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिन्होंने हमें खुद रीअश्योर किया कि ये एक अच्छी वैक्सीन है और इसका ट्रायल पीरियड चल रहा है और ये लगवानी चाहिए और इसके हमें इसका फायदा होगा। इंतजामिया के मुताबिक 18 साल से जायद उम्र के 1000 से ज्यादा रजाकार तजुर्बे में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर्स को उम्मीद है वैक्सीन के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। इस तरह के तजुर्बात फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का एक फायदा ये होता है कि जितना अरसा रजाकार उस ट्रायल में शामिल रहता है उतना अरसा उसको मेडिकल कंसल्टेशन मुस्तनद और तजर्बाकार डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी मौजूद मिल जाती है। चीनी वैक्सीन के तजुर्बे में शामिल होने वाले रजाकारों को सफरी अलाउंस की मद में 16,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बहुत सारी खबरें हैं। वेलकम बैक। बड़ी और अहम खबर है, एनसीओसी ने पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजें 5 से 20 मई तक महदूद करने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट करें, इंतहाई अहम फैसला जिससे मुतालिक आपको बताया जा रहा है कि एनसीओसी ने पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजें 5 मई से 20 मई तक महदूद करने का फैसला किया है। इसी अहम मामले पर बात करेंगे। अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया। हम अभी आधा घंटा पहले हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर ताउर रहमान साहब से सजेस्ट, उन्होंने भी यही किया था कि ये फैसला लेना होगा कि जो फ्लाइट्स आ रही हैं, स्पेशली वो लोग जो इनके इंडियन कनेक्शंस हैं, उनके लिए हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कहीं डबल म्यूटेंट वायरस ना आ जाए। क्या ऐसा ही मामला है कि और म्यूटेंट वायरस ना आ जाए पाकिस्तान में? इन खदशात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है शुएब, क्योंकि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में भी जो मुस्बत केस की शरह है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। पड़ोसी मुल्क भारत में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में एनसीओसी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है जो इनबाउंड पैसेंजर फ्लाइट्स हैं उन्हें महदूद करने का, और ये 5 से 20 मई तक ये जो इनबाउंड पैसेंजर फ्लाइट्स हैं इन्हें महदूद करने का फैसला किया गया है। तो ऐसे वक्त में जब पड़ोसी मुल्क में बहुत ज्यादा वायरस है और पाकिस्तान में भी शरह जो है वो रोजाना की बुनियाद पे 9 से 10% से ज्यादा केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। अलबत्ता जो तफसीली हिदायत हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी जारी करेगी, ये भी बताया गया है एनसीओसी के इजलास में। और एक और खुशाइन खबर, जो हमारे 40 से 49 साल तक के उम्र के शहरी हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है वो भी 3 मई से शुरू हो जाएगी। ये भी आज के इजलास में फैसला किया गया है। ऑक्सीजन की जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा था तो उस हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं कि 6000 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी दरामद का भी। ठीक है अरहम, एक बात जरा वाजे कर दीजिएगा, चूंकि जो डेट है 5 से 20 मई तक, तो जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी अपनों में ईद मनाने के लिए नहीं आ पाएंगे। किस किस मुल्क के शहरियों के लिए ये मामलात ऐसे होंगे या कि सिर्फ महदूद किया जाएगा और एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली किसी एक मुल्क पर नहीं होगी? ऐसा है शुएब इसमें कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो ममालिक शामिल हैं जहां पे कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा और उन्हें रेड लिस्ट कहा जाता है, यानी वहां से जो मुसाफिर हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये तो फैसला पहले से ही हुआ है। और जो कैटेगरी बी है उसमें ये होता है कि आपने जो PCR टेस्ट है वो आपका 90 घंटे पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर आपका जो PCR टेस्ट है
वो नेगेटिव है तभी आप पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे ऐसे ममालिक में भी फ्लाइट जा रही थी जहाँ पर केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे वक्त में ये फैसला किया गया है कि महदूद करने का फैसला किया गया। अभी तफसीली जो हिदायत हैं, अहकामात हैं, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी जारी करेगी और रोजाना की बुनियाद पर जो हमारी कैटेगरी A, B और C की लिस्ट हैं उसमें भी तब्दीली की जा रही है। जिस तरह इंडिया पहले हमारी कैटेगरी B की लिस्ट में होता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसे रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, यानी कैटेगरी A में। वहाँ से ना परवाजें जा सकती हैं और ना ही आ सकती हैं। ठीक तो है, इस तरह के मामला हैं। अरहम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट करेंगी। खबर है कराची से, जिसका हल्का NA 249 जहां पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 7000, लेकिन अब तक सिर्फ 500 वोट कास्ट हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम, टर्नआउट बहुत कम है यहाँ पर, कौन सा पोलिंग स्टेशन है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 142 में, जहाँ पर कुल वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 7000 है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि अब तक सिर्फ जो मार्जिन हमने अभी लेटेस्ट अपडेट ली है उसमें पता चला है कि सिर्फ 500 वोट जो है अब तक कास्ट हुए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतने तो वोट कास्ट नहीं हुए जितने यहाँ पर पुलिस एहलकार की तादाद मौजूद है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इलेक्शन में जो है हमें गहमा गहमी खासी कोई देखने को मिली नहीं। अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और ये जो वक्त है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो है वो काफ़ी थोड़ा सा जो है हमें रश देखने को मिल रहा है इस पोलिंग स्टेशंस के बाहर, लेकिन चूंकि कोविड की सूरत हाल है इसीलिए सब लोगों को जो है एक साथ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बाकायदा 2-2 करके जो है लोगों को छोड़ा जा रहा है। मास्क को जो है पहनना लाजमी करार दिया गया है, समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं बात करूं PTI की तो इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया PTI के जो MPs और MNAs हैं उन्हें हल्का छोड़ने का जो है हुक्म दे दिया और साथ ही पुलिस एहलकारों को भी ये ऑर्डर दे दिए गए कि उन्हें हल्का बदर करने में उनकी मदद की जाए। लेकिन अब जब हमारी अब से कुछ देर कबल राजा अजहर से जो है बात हुई है तो उनका यही कहना था कि पहले तो वो खुलेआम घूम रहे थे अपने हल्के में, लेकिन जब समा ने सवाल किया तो उनका यही जवाब था कि वो किसी फोन पर उन्हें इत्तला मिली थी कि कोई झगड़ा हो रहा है उनके हल्के में, यही वजह है जो हल्के में वो आए। जब ये जवाब दिया और फिर उसके बाद वो चले गए। अच्छा जमजम मुझे ये भी बता दें, ये भी कहा जा रहा था ना कि दरखास्त ये भी दी गई थी कि पोलिंग का अमल जो है वो इफ्तार के बाद तक का किया जाए, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं 4-14 हो रहे हैं और अभी सिर्फ 500 वोट हैं। तो जरा बताएं कि पोलिंग के अमल को आगे बढ़ाने के बारे में भी कोई बात की गई है, कोई इससे मुतालिक अपडेट सामने आई हो? ठीक है, जमजम हमारे साथ मौजूद थी और कराची में होने वाले बड़े मार्के से मुतालिक हमें बता रही थी। जमजम सईद की सूरत हाल क्या है, टर्नआउट कैसा रहा है? कराची का हल्का NA 249 जहां पर इस वक्त ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहने का कहा गया था, लेकिन फिर भी दरख्वास्त आई कि जनाब इसको बढ़ा दिया जाए। हमने देखा कि कल अमनो अमान को कायम रखने के लिए सिंध रेंजर्स की जानिब से इजलास भी किया गया और अमनो अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और एक नया टर्नआउट देखने में अब देखना यह है कि इलेक्शन में 30 उम्मीदवार जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ये हल्का किसके नाम आता है। पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा जनाब। पोलिंग स्टेशन 142 पर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो हम आपको बता रहे हैं कि 7000 है, लेकिन जो अभी तक यानी 4-15 तक जो वोट कास्ट हुए हैं वो 500 वोट हैं और कुछ ही वक्त रह गया है पोलिंग का अमल ख़त्म होने में। 30 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टी से जो कि इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। याद रहे कि ये जो नशिस्त है PTI के फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी। मुसल्ला मुहाफिज पोलिंग स्टेशन नंबर 139 और 148 के बाहर भी मौजूद है। जमजम से हमारा राबता बहाल हो गया है, उनसे बात करते हैं। जमजम, ये वो माहौल है जब कहते हैं स्टे एट होम, लेकिन उम्मीदवार कह रहे हैं डू नॉट स्टे एट होम, कम आउटसाइड और वोट करें। ऐसा ही मामला है, वो कह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, लोग घरों में ही हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदवारों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स थे उनकी तादाद हमें बहुत ही कम देखने को मिली, क्योंकि रोज़े की हालत में और शायद आज कराची का मौसम खासा गर्म भी था। यही वजह है कि वोटर्स ज़्यादातर अपने घरों
घरों से नहीं निकले और जब शाम का वक्त जैसे ही 3 बजे के बाद का वक्त शुरू हुआ है तो हमें चंद एक वोटर्स की तादाद देखने में मिली। जैसे कि मैंने आपको अब से कुछ देर कबल बताया था कि PS 142 है ये जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन 7000 वोटर्स में से सिर्फ अगर तो सिर्फ 5000 वोट कास्ट हो रहे हैं तो ये एक बड़ी हैरत 500 वोट कास्ट हो रहे हैं। ठीक है जमजम सईद, आपने अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। तो जनाब, समा की कैंपेन जिसमें हरामखोरों को बेनकाब किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, ताले लग रहे हैं और जनाब हरामखोर जो हैं अपनी हरामखोरी से बाज नहीं आ रहे। आप भी इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। अगर कोई वीडियो या कोई भी खबर आपके इलाके में है तो आप हमें फेसबुक पेज पर बता सकते हैं। पंजाब की सूरत हाल की बात करते हैं जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ठिकानों पर छापे पड़ गए हैं। समा की खबर का असर, गंदम की हज़ारों बोरियाँ ऐसी हैं जिसे बरामद किया गया है, मिलें सील कर दी गई हैं। इकबाल सिद्दीक की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहुत हो चुकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अब छापे पड़ेंगे, गोदामों को ताले लगेंगे। पंजाब में इंतजामिया का सख्त एक्शन। कामों की मिल राइस मिल से गंदम की 3000 बोरियां बरामद कर ली, मिल सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने बोरियां महकमा खुराक के गोदामों में मुंतकिल कर दी। नौशहरा वर्का में गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। 10,000 बोरी गंदम पकड़ ली गई। बरामद शुदा गंदम सरकारी गोदामों में पहुंचा दी गई। और मंचनाबाद में टाइगर फोर्स ने निशानदेही पर गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जाली परमिट पर गंदम दूसरे जिले मुंतकिल की जा रही थी। और गंदम की कीमत से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। खेत से 40 रुपए किलो की गंदम शहर पहुंचने तक 55 रुपए किलो कैसे हो जाती है और आटे की कीमत 70 रुपए किलो पर कैसे पहुंच जाती है। किसान भी परेशान, अवाम का भी हो रहा है नुकसान, जबकि मिडलमैन और फ्लोर मिलर्स, इनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। मेहनत किसी की, लेकिन सारा नफा कोई और ले उड़ता है, और वो है खेत से गंदम किसानों से खरीदने वाला मिडिलमैन। जो यहाँ भी बादशाह है। मिडिलमैन गंदम की सरकारी खरीदारी का तरीक़ाकार पेचीदा होने का फ़ायदा उठाता है। किसानों को गंदम की अदायगी 40 रुपए किलो के हिसाब से करता है, जबकि ओपन मार्केट और फिलार मिल्स को गंदम 54 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है। आपको व्यापारी 1700 साढ़े 1700 ले रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है 2000 रुपये। नहीं बारदाना मिलता है, नहीं शायद कुछ भी नहीं। कटोरी 2 किलो भी वो करती है, मना हुई ऐसा 1600 रुपये पैती है। तकरीबन 1600 रुपये जा रही है किराया बड़ा कटकर। स्टॉक माफिया है, ये जो व्यापारी हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और कम रेट में किसान से लेते हैं। आटा माफिया का ये सबसे चलता पुर्जा गंदम पर बड़े मुनाफे के लिए क्या खेल खेलता है, अंदर के लोगों की जुबानी सुनिए। स्टॉक और रेट बढ़ाने में मिडलमैन का सबसे बड़ा किरदार है। यानी 1600-1700 में वो खरीदता है, फिर इसको बेचता है 5000 रुपये में गवर्नमेंट को, या फिर यहाँ कराची भेजता है 5500 रुपये, और दफ़ा 144 भी खुद लगवाते हैं। वेल कनेक्टेड मिडलमैन भी हैं जो ग्रोअर से सस्ती गंदम खरीद रहे हैं और उसके बाद फिर जो है रास्ते में दे दिला के यहाँ पर पहुँचाते हैं और एक मनमानी कीमतों को ले रहे हैं। गंदम की कीमत में इजाफे का एक सबब खेत से शहर पहुंचने तक के रास्ते में महकमा खुराक, पुलिस और दीगर इदारों की रिश्वत सतानी भी है। मगर मिडिलमैन ट्रांसपोर्ट के साथ राशि अफसरों की मुट्ठियां गर्म करने का हिसाब भी खूब बराबर करता है। ब्रोकर का 1 किलो पर कम अज़ कम मुनाफा 10 रुपये और अक्सर औकात इससे भी ज़्यादा होता है। 5500 रुपये ये आज के रेट मैंने 100 kg का रेट है। उस पर ग्राइंडिंग के कम अज़ कम 5 ग्राइंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के कम अज़ कम इनके ऊपर 5 रुपये तक खर्चा आ जाता है।
इसके बाद गेंद आती है फिलार मिल्स मालकान की कोर्ट में। हुकूमत सब्सिडी देकर मार्केट से कम रेट पर सस्ती गंदुम फिलार मिल्स को फराहम करती है ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले, लेकिन ये सारी सब्सिडी फिलार मिल्स मालकान की जेब में ही चली जाती है। इनको सब्सिडी दे के 50 रुपए की मिलती है, लेकिन वो सब्सिडी भी आवाम तक नहीं पहुंचती है। फुलर मिल के तो चांदी है, कहीं भी इधर लोहे पे कोई काम नहीं कर रहा, सब चांदी पे काम कर रहे हैं भैया। क्योंकि फिलार मिल्स मालकान ओपन मार्केट के रेट का जवाब पेश करके सिर्फ गंदुम पीस कर आटा बनाने पर 5 से 6 रुपए फी किलो अपना हिस्सा ले उड़ते हैं। अब ये आटा होलसेल मार्केट पहुंचता है जहां डीलर अपना मुनाफा 1 रुपए फी किलो तक लेते हैं, जिससे आटे की कीमत 60 रुपए फी किलो तक पहुंच जाती है। यहाँ से आटा खरीदने वाले दुकानदार इस कीमत में अपने अखराजात और मुनाफे की मद में 7 से 8 रुपए शामिल करते हैं। रिटेलर का जहाँ तक ताल्लुक है तो रिटेलर का 20-25% अप होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास वॉल्यूम नहीं होता। बिल्कुल होगा, 3 रुपए पक्का लेगा। खेत से 40 रुपए किलो में उठाई गई गंदुम आटे की शक्ल में आम सारिफ के पास पहुंचने तक 70 रुपए फी किलो तक पहुंच जाती है। गंदुम के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि आटा माफिया को लगाम डालने के लिए गंदुम के इंपोर्ट ओपन करना फायदेमंद हो सकता है, जबकि गंदुम की खरीदारी और फरहमी की हुकूमती पॉलिसी को भी शफाफ बनाने की अशद जरूरत है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कुछ ने मुझे मौका दिया। 2010 में मेरी साहबजादी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसको पैदाइशी दिल का मर्जा कहते हैं, वो लेकर पैदा हुई थी। फिर 2012 में हमने इस फाउंडेशन का आगाज़ रखा। 2013 में मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था। तो इस सारे टाइम में 2-2.5 साल में पता चला कि पैसे वाले जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और जो बेचारे पैसे के बगैर हैं उनके लिए तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो 2012 में जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा। SCCP रजिस्टर करवाए, इससे टैक्स एग्जम्पशन ली, PCP सर्टिफिकेशन हुई, यानी कि एक प्रॉपर इदारे का इसको एक शुरू किया गया। फिर जी हमने पहले साल से ही कोशिश की कि ऐसे मुस्तहिक बच्चे जिनकी हार्ट सर्जरीज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं उनका इलाज करवाया जाए। तो 2012 में 3 बच्चों का इलाज हुआ जी। 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 370 से ज़्यादा बच्चे ऑपरेट करवाए। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2400 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हमारी फाउंडेशन स्पॉन्सर कर चुकी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स ज़ाहिर है जो मुस्तहिक है, जो उस तकलीफ़ में, जो तकलीफ़ आपने भी जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे कि औलाद हो और उसको इस तरह की कोई हार्ट डिजीज़ हो, वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? उसका इलाज पे कैसे होता है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड लिए हैं, उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो इलाज के लिए, फिर आप उसे पे करते हैं, किस तरीके से होता है काम? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे ही किसी बच्चे के हार्ट का पहला मसला डायग्नोस होता है तो वो पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चे का जो नॉर्मल डॉक्टर है वो चेक करता है। फिर वो इसको रेफ़र कर देता है पैदाइशी दिल के अमराज के डॉक्टर के पास, यानी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। पूरे मुल्क में फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं। अभी तक सिर्फ 30 से 35 बच्चों के स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस तरह 8 से 10 सर्जन हैं। तो एक तो हमारे इदारे ने इन सब से पहले से रब्ता किया हुआ है। तो जब भी कोई पेरेंट जिनके पास पैसे नहीं हैं वो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा और वो उसकी इलाज ज़रूरी है तो वो हमारे इदारे के साथ उनको रेफ़र कर देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, गूगल पर आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर फ्री चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट लिख दें या सिंपली बच्चों के हार्ट का मसला लिख दें तो आपको एक हमारी हेल्पलाइन मिल जाएगी 0311 हार्ट। तो वहाँ कॉल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे से आपका रब्ता हो जाएगा। ठीक, फरहान साहब ये बड़ा नेकी का कदम है और आपने शायद इसीलिए ये उठाया क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी वालिद या कोई भी वालदा जो है उस तकलीफ़ से ना गुजरे जो कि आपने देखी है। बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी आपने बख्शी और बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी का वसीला बने, बहुत सारे वालिदैन के चेहरों पे मुस्कुराहट आपने बिखेरी। मुझे बताएं कि अभी के वक्त में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज हैं? जी हम ना पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं जी। कराची में हम आगा खान के साथ काम करते हैं, लियाकत नेशनल के साथ काम करते हैं, पेशावर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन RMI, फिर हमारा अपना सेंटर चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन को 100 से 150 बच्चे की क्यू है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं और हम इंशाल्लाह उनकी जो हार्ट सर्जरीज है उसकी जैसे ही इंशाल्लाह हमारे पास ज़कात इकट्ठी होती है तो उनको क्यू में लंबा नहीं लगना पड़ेगा।
तो इस वक्त राइट नो एज वी स्पीक तकरीबन कोई 100 से 125 बच्चा है जो इंतज़ार कर कि हार्ट सर्जरी के फंड्स इकट्ठे हों और उनका इलाज मुमकिन है। जी हकीकत तो ये है सर कि ये सिर्फ अल्लाह का फजल, आज अल्लाह ने हमें मौका दे दिया कि चलें किसी न किसी तरीके से हमारा हिस्सा डल रहा है। प्रोफेशनली जी मेरी एक IT की कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का खर्चा वहीं से चलता है। तो जब आप सब नॉर्मल चल रहा हो, अचानक आपको हॉस्टल में 2 हफ्ते कंटिन्यूस रहना पड़े और आपके सामने चीज़ें ऐसी आ रही हों जो पहले आपने नहीं देखी हों, तो अल्लाह ही दिल नरम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर फिर अल्लाह ने दिल में दुआ डाली कि भाई अगर आपके घर आया तो चलो कोशिश करें कि आपको जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उसको किसी अच्छे काम में लगाया जाए। तो फिर अपने पार्टनर से डिस्कस किया, जिन लोगों ने आयशा का इलाज किया उनसे डिस्कस किया, तो ये 2012 का ख्वाब आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत में आप सब देख सकते हैं। फिर माशाल्लाह मिसबाहुल हक भाई ने हमें अब बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल बनाने का फोकस कर रहे हैं। एक 150 बेड का बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल स्पेशलाइज, जिसमें ना सिर्फ बच्चों के हार्ट का इलाज हो सके, बच्चे के तहकीक के भी दरवाजे खुले और कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। जो एक मैं चाहता हूँ बात आपके प्रोग्राम के तवसत से कि इस वक्त बहुत कम बच्चों के स्पेशलाइज हार्ट सर्जन है, क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी है और प्राइवेट जी प्राइवेट सेक्टर में ना ये बहुत ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि जी अब हमारी सारी एनर्जीज़ बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल पर लगे, जल्द अज जल्द ये हॉस्पिटल बन जाए ताकि यहाँ से पूरे के पूरे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, टेक्नीशियंस वो तैयार होकर पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी इसी तरह ही एक सेंटर्स बना सके, जैसे इंशाल्लाह हमारा सेंटर अगले 2 साल में फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा नेकी का काम करें फरहान साहब आप। ये मुझे एक और चीज़ ज़रा समझाएगा, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे चीज़ एक्सपीरियंस किया कि एक बच्चा जिसको पैदाइशी तौर पर 5 दिल की बीमारियाँ ऐसी थी जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। क्या ऐसे भी बच्चे आपके पास आते हैं कि जिनको इलाज के लिए बाहर की ज़रूरत होती है कि बाहर के ममालिक में उनका इलाज हुआ जाए, तो फिर क्या आप उन्हें बाहर भेजते हैं, क्या फिर बाहर उनका इलाज होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बड़े यानी फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसे सर्जन मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। जो चैलेंज है ना वो है कैपेसिटी का, यानी कि ज़रूरत अगर 1000 की है तो अवेलेबिलिटी 10 की है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा केस हो जो हमारे मुल्क में ना हो सकता हो तो हम डेफिनेटली जी उनकी हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करा देते हैं रेलेवेंट हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, लेकिन उनका जो ख़र्चा है वो लोग फिर वो खुद उठाते हैं। ओके सर, आप मुझे बताएं कि जो आपने कहा कि 100+ ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त क्यू में हैं जिनका इलाज होना है, सर जब उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से, और वो ज़ाहिर है एक उम्मीद होती है उनकी कि जब कांटेक्ट करेंगे शायद आप कह पाएंगे कि ठीक है जी वी गॉट द फंड्स, अभी आपके बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या कहते हैं वो, कितनी उम्मीदें उनकी होती हैं? जी आपने बड़ा सेंसिटिव एरिया छेड़ा है। असल में ना हकीकत तो ये है कि हम उनकी आस नहीं तोड़ते, हम उनको ना डेट ले देते हैं, और हकीकत में इन सब बच्चों की ना डेट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। और अल्लाह का फजल ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी पैसे की वजह से ना हमारा काम रुका नहीं है। तो यही बात है कि बस हम अपना हिस्सा डाल दें और हम जो भी हमारी फाउंडेशन तक आ जाता है ना उसको सर वापस नहीं लौटाते। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि जो आगे हैं ना तो वो मुस्कुरा कर ही जाएं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चलूँ कि ऐसी माएँ जो हमारे पास बच्चों को लेकर आती हैं इलाज से पहले, उस वक्त भी उनके आंसू होते हैं, और जब वो अपने बच्चे को यहाँ से माशाल्लाह इलाज करवा कर घर जा रहे होते हैं तब भी उनके खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि हमारी शायद वाहिद ऐसी फाउंडेशन है जो सिर्फ बच्चे के हार्ट के ऊपर ना पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव काम कर रहे हैं। तो बच्चा भी सेंसिटिव है, हार्ट भी सेंसिटिव है, बस ये दोनों चीज़ें जब किसी भी डोनर से हम बात करते हैं ना तो वाकई ही दिल तक ये बात पहुंचती है। तो हमारी तो बस ये कोशिश है कि हम अपना हिस्सा ज़रूर जिस भी कैपेसिटी में है ज़रूर डालें, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं बाकी नाज़रीन को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर बच्चों की हार्ट के लिए अस्पताल की कंस्ट्रक्शन के लिए इस इदारे को सपोर्ट करें। बिल्कुल, और फरहान साहब हमारी भी तमाम देखने वालों से यही गुजारिश है कि आगे बढ़ें, इन बच्चों की खुशी का वसीला बने, और ताकि ये जो बच्चे हैं ना ये ज़िंदगी की जानी बढ़ सके और इनके माँ बाप के चेहरों पर खुशी हो। यकीनन जब जैसे कि शोएब इन्होंने कहा भी कि जब माँ बाप आते हैं तब भी आंखों में आंसू होते हैं, जब जा रहे होते हैं तब भी तब वो तसल्ली होती है। तो इन वालिदैन की तसल्ली के लिए आपने आगे बढ़ना है कि हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि आप किस तरह से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़िए और जनाब आगे बढ़ के इनकी मदद कीजिए। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है तो ब्रेक लेते हैं हम पहले,
और ब्रेक लेने से पहले हम लास्ट मैसेज ले लेते हैं। मैं चाहता कि फरहान साहब खुद अगर ये मैसेज दें, चूँकि ज़ाहिर है फरहान साहब आप जिस तरह जिक्र करेंगे 100 बच्चे क्यू में और डेट शेड्यूल्ड होती हैं, आई एम श्योर शॉर्ट ऑफ फंड्स का मामला ठीक है, अल्लाह वसीला बनाता है, लेकिन एट दिस टाइम दिस रमज़ान हमने तो अपील की है, मैं चाहता हूँ आपसे भी, आपने भी अपील की, लेकिन ज़रा लोगों को बताएं तो सही वो 100 बच्चे, वो 100 घराने जो इस उम्मीद में आप लोगों के साथ बंधे हैं इलाज होगा, बर वक्त होगा, डोनेशंस कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, कितना खर्च होता है एक बच्चे के इलाज पर? जी, एक बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी पर तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख का खर्चा आता है और हमारी जो सालाना कोशिश होती है जी, हम 22 से 25 करोड़ रुपया बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए इकट्ठा करते हैं। अभी इस दफ़ा से और लास्ट ईयर से ये चैलेंज डेफिनेटली रहा है सर कि कोविड की वजह से ना मेजॉरिटी पैसे कोविड रिलेटेड पॉवर्टी चैरिटीज़ की तरफ लोग लगा रहे हैं, यानी कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर लोगों का फोकस है। मेरी ये गुजारिश होती है कि वो तो ज़रूर करें, उसका ना रोकें, लेकिन बच्चे भी साल के उसी तरह ही पैदा हो रहे हैं जैसे कोविड से पहले पैदा हो रहे थे, क्योंकि हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है। तो लास्ट ईयर अगर यूनिसिस के नंबर देखें तो एग्जैक्ट 57,000 बच्चा पाकिस्तान में दिल के आर्जे के साथ पैदा हुआ है। अब इसमें से 1/3 को तो पहले साल सर्जरी की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हमें मिनिमम 20 से 25,000 बच्चों को ऑपरेट करवाना है। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि जी प्रायोरिटाइज डेफिनेटली करें, लेकिन बच्चों के हार्ट के इलाज के लिए ज़रूर ज़रूर ज़कात और अपनी डोनेशन दीजिए, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है कि आप एक्चुअली बच्चे के सिर्फ हार्ट ट्रीटमेंट पर नहीं लगा रहे, आप उसके फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे की हार्ट का मसला पहली दफ़ा पैदाइशी हल हो गया तो वो फॉर लाइफ उसको पैदाइशी दिल का मसला नहीं होगा और फिर आप उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसको हम सबको मिलकर बचाना है। फरहान साहब साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। बात करेंगे उस शख्स की कि जब वो गाते थे तो कानों में रस घुल जाते थे, सर हम झूमने पर मजबूर हो जाते थे। वो शख्स जिसने दिलों पर राज किया। लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी औलाद की कि आज उनकी औलाद किस हालत में है, तो दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि उनकी औलाद के घर में आज गुर्बत के डेरे हैं। हम बात कर रहे हैं मारूफ गज़ल गायक और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की और उनके साहबजादे आसिफ मेहदी की, जो कि आजकल शदीद बीमारी में मुब्तला है, शदीद अलील हैं। आसिफ मेहदी को कई बरस से गुर्दों का अर्जा लाहक है। कुछ रोज़ पहले मेहदी हसन के बड़े बेटे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि दूसरी जानिब अब आसिफ मेहदी के डायलिसिस के लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता जो कि रोशन हो। डायलिसिस तो चले महक उनके हो रहे हैं, बट बात सिर्फ डायलिसिस की नहीं है। बात तो ये भी है कि जब कहा जाए ट्रांसप्लांट करना है तो क्या वो इतना आसान होता है? एंड इट्स नॉट जस्ट डायलिसिस, इट्स नॉट जस्ट ट्रांसप्लांट, ज़ाहिर है उसके अलावा भी बहुत से मामलात होते हैं। पूरी फैमिली को लेकर चलना होता है, पूरी फैमिली की अपब्रिंगिंग की बात होती है। और ऐसे में ये बात हम आज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखते आए महक कि कुछ दिन पहले एक हैशटैग था कि आर्टिस्ट को रॉयल्टी दी जाए। तो हमारे वो आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे दिलों पर राज किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम उनकी फ़ैमिली को बिल्कुल अपनी फ़ैमिली समझ कर उनका ख्याल रखें, ये फ़र्ज़ समझ कर निभाएँ? आज इसकी बात हम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मेहदी साहब। आसिफ अस्सलाम वालेकुम, और इनकी अहलिया रूबी आसिफ, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, पहले तो मुझे अपनी तबीयत से मुतालिक बताएं कि डायलिसिस तो आपके आजकल ज़ाहिर हो रहे हैं, कितना प्रोसीजर होता है, वीक में कितनी दफ़ा आपको जाना पड़ता है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और डायलिसिस हो रहे और होता है और बहुत मज़े के साथ हम करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ। हाँ, हिम्मत। बड़ी बहुत तकलीफ दी होती है, आपका पूरा खून निचोड़ लेती है ये तो। सही है ना, सही फरमा रही हूं। लेकिन देखिए आप कितने प्यारे हैं कि आपने मुस्कुरा दिया। क्या बात है रूबी, मुझे प्लीज़ आप बताइएगा, ज़ाहिर है वो तो बड़ी हिम्मत वाले हैं, आप भी इतनी ही हिम्मत वाली हैं? जी मैं हूँ, पर अब थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी प्रॉब्लम्स हैं और कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला। डायलिसिस बिल्कुल मलिक साहब हमारे करवाते हैं, मगर उसके अलावा भी जाहिर सी बात है और भी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, दोनों बच्चे भी अफेक्टेड हैं।
तो इस वजह से मैं अकेली हूँ। तो अब 1 साल हो गया, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया, एंजाइटी, आपको पता है नॉर्मल सी। और इतनी मुश्किल, आप अकेले एक औरत हो के आपके कंधों पे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं। आप कह रही हैं आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी? नहीं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी जी, और छोटा वाला जो है वो अभी 14 ईयर्स का है और अल्लाह उसको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और बाकी है कि ये मैं ये नहीं कहूँगी, मैं मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह की आजमाइश है। तो अल्लाह। तो घर का खर्चा किस तरह चलता है, मैनेज किस तरह होता है घर का? घर का खर्चा 5 साल से तो इस तरह मैनेज हो रहा था कि ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत कमाया है और इन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पहले हम लाहौर में रावी ब्लॉक में, ठीक है, वहाँ पे हमारा अपना एक घर था, मतलब रेंट पे था वो, मगर हम सोच रहे थे अभी लेने का, मगर जैसे ही फिर जब थोड़ा सा इनको हुआ प्रॉब्लम वगैरह, तो फिर उसके बाद अचानक से पता चला कि दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हैं। और फिर हम लोग 2 साल मैंने वहाँ सर्वाइव किया जो था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं कराची आ गई, अब्बू वाले घर पे, आसिफ के जो हैं अपने ससुराल वाले नीचे के पोर्शन में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी कुछ था हमारे पास, जाहिर सी बात है इंसान इसी वक्त के लिए ही होता है। तो मैंने अपनी जो मेरे पास था वो भी सेल आउट कर दिया, और गाड़ियाँ और ये, और वो एक छोटा सा प्लॉट था वो भी हमने सेल आउट कर दिया। तो जो था वो इज्जत से हो गया। मगर अब इन द एंड अब जो वक्त आया ना, क्योंकि एकदम से जाहिर सी बात है बच्चों की भी प्रॉब्लम आ गई मुझ पे। तो फिर वो पता चला उनको, JDC तक ये बात पहुंची, तो फिर उन्होंने आए और आके वीडियो बनाई और फिर उन्होंने वायरल कर दी। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है और घर वालों ने भी बहुत कुछ मुझे बोला, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ये बात अगर पहुँचाई है, तो क्योंकि अब हमें ये होप दिलाई गई है कि ट्रांसप्लांट हो सकता है आसिफ का, क्योंकि प्रॉपर डायलिसिस हो रहा है, मलिक साहब करवा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने उसमें यही अपील की थी उस वाली वीडियो में कि हुकूमत से कि भाई हमें आप मतलब कुछ सपोर्ट दें, क्योंकि ये कौम का सरमाया है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, जाके अवान सदर में बहुत हमेशा गए हैं, जाके मिली नगमे सॉन्ग परफॉर्म करते रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है इनका भी कुछ हक है। इससे पहले आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैंने इस किस्म की कोई अपील की है या कुछ बोला है। तो अब मैं इसलिए कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, और जो कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि आप अपनी गाड़ियाँ बेच चुकी हैं, प्लॉट बेच चुकी हैं, जेवर बेच चुके हैं, जो था बेच दिया, इनके इलाज में कुछ नहीं है बेचने को। नहीं। और यही वजह है कि आज आप इसीलिए मजबूर हो कि आपने ये फिर कहा कि अब हुकूमत सपोर्ट दे। और ज़ाहिर है ये सिचुएशन बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। दैट इज़ द रीज़न कि हम आज इस पर बात करने पर मजबूर हुए हैं। आपने बात की ट्रांसप्लांट की, तो थोड़ा सा बताएंगी कि कहाँ से हो पाएगा, खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ताकि हम उसके हिसाब से हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से अपील कर सकें, गवर्नमेंट से भी, इदारों से भी और हज़रात से भी। देखिए, पहले तो हमने सोचा था और कंफर्म था कि हम इंडिया लेके जाएंगे, मगर अब जो सिचुएशन देख रही हूँ मैं न्यूज़ में, तो वो हमने खुद ही, जाहिर सी बात है, सेंसिबल बात है कि हमने कहा नहीं, वहाँ तो हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये है कि अब शायद मे बी चाइना या 1-2 और जगहें, इटली वगैरह, तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक तो ट्रांसप्लांट होगा आसिफ का, आसिफ स्टे करेंगे उतनी ही देर जो गुर्दा डोनेट करेगा उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वो अपने किडनी के पैसे भी लेगा। ओके, सेल करेगा ना वो, तो जाहिर है ये बात है। और पाकिस्तान में जी तो यहाँ पे तो ये होता नहीं है, क्योंकि मैं गई थी पहले भी अदीब रिजवी साहब के पास भी, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला था कि जब तक ब्लड रिलेशन जो है वो नहीं देगा किडनी, तो मैं आई विल नॉट डू इट। तो ऐसा कोई ब्लड रिलेशन घर में ढूंढा कि कोई हो जो कि कर सके, किसी का मैच हुआ? को पता है इस बात का, और नहीं मिला था किडनी, बस उस बात को तो अब छोड़ दें। इस बात में ही जवाब है आपका कि जब अपने ही पीछे हो जाएं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी आपको नेक्स्ट टाइम, तो मैं वो लेटर भी लेकर आऊँगी जो अदीब रिजवी साहब ने मुझे बोला था कि उसमें सब नॉट विलिंग है, और मुझे उन्होंने कहा आप आइए अपना भी चेक करवाइए। तो मेरा तो मैच नहीं हुआ था, और बाकी जो है उस वक्त ज़ाहिर 5 साल पहले जो है अली हसन मेरा बेटा है, वो इस एज में बहुत छोटा था ना वो, तो उसने बोला, उन्होंने कहा कि मतलब छोड़ दें, क्योंकि जो डोनेट करता है किडनी उसको भी पूरी लाइफ मेडिसिन पे ही रहना पड़ता है, तो इनकी लाइफ वो हो जाएगी।
और बेटी का तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि बेटी की ज़ाहिर है उस वक्त भी शादी नहीं हुई थी, और अभी भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि थोड़ी सी वो बीमार है। जी ठीक। तो ये सारी बातें हैं, तो इस वजह से मैंने अपील की थी। तो हुआ ये था कि जब ये वायरल हुई वीडियो, तो उसी रात 3 हज़रात बड़े बड़े NGOs हैं, मैं मेंशन नहीं करूं तो अच्छा है, अगर आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ, वो आए और उन्होंने बहुत बोला कि हम बिजली का बीड़ा हम उठाते हैं, और आसिफ आपके ट्रांसप्लांट का बीड़ा हम उठा रहे हैं, घर का ख़र्चा करेंगे ये वो। तो अभी तक आई थिंक 16 हो गए हैं डेज़, आई थिंक, या 15 डेज़, उन्होंने तो ना कोई कांटेक्ट किया है, ना ही कोई फ़ोन किया है। और हमने जब उनके ऑफिसेज़ में कॉल की तो उन्होंने हमें यही कहा कि दे विल कॉन्टेक्ट। चलिए, आपने भी नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहता ज़रूर हूँ कि अगर पहले आप गए थे, उम्मीद आपने दिलाई थी, आपने एक वादा किया था, तो वो वादा वफा ज़रूर कीजिए। वो जो भी NGO है, वो जो भी साहब हैं जो पहले गए थे, वो ज़रूर दोबारा जाएं, कि जब ये रब्ता करते हैं तो उस उम्मीद के साथ रब्ता करते हैं जो उम्मीद आपने इनको दिलाई थी। एंड एट द सेम टाइम और भी NGOs हैं, और भी मुखैर हज़रात हैं, वाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट भी हिस्सा डाल सकती है, क्योंकि हमारे एहसास हैं, बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि हमारे ये वो एहसास है जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और रहती दुनिया तक इनका नाम जब तक चलता रहेगा यही होगा कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान की गायकी को आगे लेकर आए। तो आई थिंक हम नंबर भी फ्लैश करें अपनी स्क्रीन पे, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ के इनकी मदद कर सकते हैं जितना हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि इतनी करें उतनी करें, जितना मुखैर हजरात आगे बढ़ेंगे, जितना इस नेकी में हिस्सा डालेंगे, यकीनन उतनी बेहतरीन के इलाज में। और अगर आपने करना है तो ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि पहले भी जो आए थे उन्होंने उम्मीद दिलाई थी और दोबारा राबता नहीं किया, वो तकलीफ़ को बढ़ा देता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ट्रांसप्लांट भी आपका होगा, ये जो मुस्कुराहट आपकी मुस्कुराहट कायम रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद है। थोड़ा सा माजरत कि आपको तकलीफ़ भी हमने दी, भाभी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत हिम्मत वाली, अल्लाह आपको हिम्मत दिए रखे, और इंशाल्लाह आपके सर का ताज सलामत रहेगा, इसी तरह मुस्कुराएगा। थैंक यू वेरी मच जी। एक खबर भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि ईद की छुट्टियाँ 10 से 15 मई तक होंगी। NCOC ने ईद उल फितर से मुतालिक नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इसी से मुतालिक बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम बताएगा मजीद क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? कि ईद तातीलात का ऐलान कर दिया गया है NCOC की तरफ से, और ये जो तातीलात हैं ये 10 से 15 मई तक होंगी, और तमाम मार्केट, तजारती मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगे। सिर्फ जो ग्रॉसरी की स्टोर्स हैं, ये फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सब्जियों, फलों, चिकन और गोश्त की जो दुकानें हैं उन्हें इस्तिस्ना होगा। और 8 से 16 मई तक NCOC ने कहा है कि घर रहें, महफूज रहें की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। यौम अली, शब क़दर, एतकाफ़, जुमअतुल विदा के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो 1 मई को जारी कर दी जाएंगी। और ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर ये है कि चांद रात को मेहंदी, चूड़ियों और जेवरात के जो बाजार हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। ये NCOC के जो इजलास है उसके बाद ये एलानिया सामने आया, और उसमें ये अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं कि चांद रात पे बाजार जो है वो नहीं लगेंगे। और 7 मई तक जो इजाफी ट्रेनें हैं वो भी चलाई जाएंगी। ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, और तमाम शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि 8 से 16 मई तक लोग अपने घरों में रहें। जो तफरीही मकामात हैं, पब्लिक पार्क हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो 8 से 16 बिल्कुल, और जिन्होंने मेहंदी लगवानी है वो चांद रात से पहले लगवा लें। हम आपका बेहद शुक्रिया। और इससे पहले क्लोजिंग करूं, बस 30 सेकंड है, चूँकि भाभी कोई बात करना चाहती, प्लीज़ आप कहिए। यही एक मैसेज देना है कि सबने वीडियो देख ली है और पूरी दुनिया में गई है, मगर मुझे एक चीज़ का बहुत अफसोस है, चलो जिन्होंने दावे किए वो तो नहीं आए, ओके, मगर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो इन्हें जानते हैं, और इतने आउटस्टैंडिंग ये आर्टिस्ट हैं PTV के भी, और गवर्नमेंट ने मतलब अभी तक किसी ने भी कॉल नहीं किया। मुझे इस बात का तकलीफ है, ये तकलीफ है। ठीक है भाभी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर रब्ता करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।